हेलो बच्चों। आज फिर से हम आ गए हैं कक्षा 8 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 10 को लेकर के। बच्चों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम 9 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 10वां चैप्टर है ध्वनि। बच्चों, मैं थोड़ा सा अगर आपको समझा दूं कि ध्वनि किस तरीके से चलती है। बच्चों, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज़ जो है वो हवा में इस तरीके से वाइब्रेशन करके चलती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। बच्चों, यही तरीका होता है ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और बच्चों, बता दूं मैं आपके लिए कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे कि रास्ते में कुछ ना कुछ होने की आवश्यकता होती है। अगर मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है तो मेरे और मोबाइल के बीच में हवा है। उस हवा के माध्यम से जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो जा रही है। इसी प्रकार कोई ठोस वस्तु भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है। बच्चों, बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि खालिस्तान निकायों द्वारा उत्पन्न होती है तो कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है। बच्चों, अभी जस्ट बताया था कि कंपित निकायों का मतलब होता है कि ये इस तरीके से कंपन करके ये चलते हैं, इसीलिए इसे कंपित निकायों बोलते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों, मानव का खालिस्तान ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बच्चों, इसमें हमारा वाक यंत्र हो जाएगा। जैसा कि अगर हम गले में देखते हैं तो हमारी पेट के अंदर से सिर्फ हवा आती है बच्चों, और हवा हमारे वाक यंत्र जो कि गले में है, इससे टकराती है। तो इसकी वजह से बच्चों जो हवा है वो ध्वनि में बदलती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में चलायमान है, और सर्वाधिक गति जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। आवृत्ति में बता दूं बच्चों, आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में ध्वनि जो है वो कितनी इस तरीके से वाइब्रेशन करती है, इसे हम आवृत्ति बोल देंगे। और इसको मापने की जो इकाई होती है वो होती है बच्चों हर्ट्ज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि ऐसी आवाज़ जो आपको पसंद नहीं है और बहुत तेज है, उसे आप क्या बोल दोगे? शोर बोल दोगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि एक प्रकार का क्या है बच्चों? ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। बच्चों, इसको आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि एक बोतल के अंदर ये अलार्म घड़ी रखी हुई है और इसको वैक्यूम किया गया है। बच्चों, क्या किया गया है? वैक्यूम। इस बोतल को वैक्यूम किया गया। वैक्यूम का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर से हवा को भी निकाल दिया गया है। मतलब कोई भी माध्यम इसमें भरा हुआ नहीं है। और बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाती है। ठीक है बच्चों। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, व्यक्ति के लिए अलार्म की ध्वनि प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो बच्चों, क्योंकि ये वैक्यूम में रखी हुई है घड़ी, तो जो ध्वनि है वो बाहर निकल के नहीं आएगी। तो आंसर हो जाएगा, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए बच्चों, क्योंकि वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र मतलब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ध्वनि कंपित झिल्ली मतलब एक ब्लेड होता है बच्चों, और वो होता है बांसुरी में। ठीक है। जैसे हवा देते हैं तो एक ब्लेड होता है, तो वो किस में होता है बच्चों? बांसुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इसमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो बच्चों देखिए, लकड़ी, जल, वायु तीनों में ध्वनि जो है वो गति कर सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारे एक दो तीन तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? बच्चों, मैंने अभी बताया था आवृत्ति। प्रति सेकंड, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है।
तो बच्चों वीणा में तार होता है, तबले में झिल्ली होती है, तनित झिल्ली, और ढोलक में भी तनित झिल्ली होती है, बांसुरी में आंतरिक झिल्ली होती है, झांझ में धातु की प्लेट होती है। चलिए अगला है बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये होता है हमारा वाक्य यंत्र और इसका जो चित्र है वो इस तरीके का बच्चों होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें जब हम बोलते हैं तो हमारा वाक्य यंत्र कंपित होता है, ये मैंने लिख दिया इधर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? बच्चों मैं आपको बता दूं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति पुरुष से अधिक व महिला से कम होती है, इसलिए महिला की आवाज़ अधिक पतली तथा पुरुष की आवाज़ उतनी मोटी होती है। देखो बच्चों, किसी की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है वह ध्वनि उतनी ही पतली या तीखी होती है। तो बच्चों महिलाओं की जो आवाज़ है वो तीखी होती है, इसलिए उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, जबकि पुरुष की आवाज़ मोटी होती है, इसलिए उनकी आवृत्ति कम होती है। ठीक है, चलिए मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? बच्चों मैं बता दूं आपके लिए, जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज, ये एच जेड लिखा हुआ है बच्चों, एच बड़ा होता है जेड छोटा होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि आवाज़ सुन सकता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों इन ध्वनियों को हम श्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। जिन ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है उनको बच्चों हम श्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है? आवृत्ति बच्चों 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए। ठीक है, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्कूल में जो घंटी होती है बजाने वाली, वो भी एक धातु की क्या होती है, प्लेट होती है, और उस पर हम डंडे से मारते हैं तो उसमें से क्या निकलती है बच्चों, ध्वनि निकलती है। तो धातु की प्लेट पर यदि छड़ी से चोट करें तो प्लेट कंपन करेगी तथा उसमें से एक ध्वनि निकलेगी। बच्चों मैंने एक यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है धातु की प्लेट और छड़ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है। बच्चों यहाँ एक टब बनाया है, ये टब बनाया है और टब में पानी भरा हुआ है बच्चों इस तरीके से, और उसके अंदर एक वेल रखी गई है, वेल घंटी रखी गई है। इसको यदि हम बजाएंगे तो ध्वनि जो है वो बाहर निकल करके आएगी, क्योंकि ध्वनि द्रव में भी संचरित होती है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि द्रव में हवा से तेज गति से चलती है। बच्चों देखो, सबसे तेज गति से ध्वनि जो चलती है वो ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में गति रहती है और सबसे कम गति रहती है हवा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? संगीत में ध्वनि बच्चों हमेशा सुस्वर होती है, जबकि शोर में ध्वनि केवल प्रबल होती है। इसी कारण संगीत में ध्वनि जो है वो कर्णप्रिय होती है, जबकि शोर हमें अप्रिय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं? तो बच्चों ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हैं कि इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में स्वशामक युक्तियां लगानी चाहिए। बच्चों ये जो स्वशामक युक्तियां हैं ये हिंदी शब्द है, इससे आपको घबराना नहीं है। स्वशामक का मतलब होता है साइलेंसर। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल होती है, गाड़ी होती है, उसमें साइलेंसर लगा हुआ होता है कि नहीं होता है, वही होता है स्वशामक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए बच्चों, ध्वनि प्रदूषण वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों जैसे यातायात वाहनों की आवाज़ आदि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं बच्चों यातायात के वाहन, लाउड स्पीकर, मशीनें, टीवी आदि। ठीक है, देखिए बच्चों अगला है, मानव कर्ण, कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कर्ण प्रणाली को समझाइए। बच्चे ये कान का चित्र बनाया है मैंने आपके लिए। देखिए ये तो बाहर वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला बाहर वाला क्षेत्र हो गया जो सभी का दिखाई भी देता है। इसके बाद ये जो है ये पाइप टाइप की ये नली है बच्चों, यहाँ ये अंदर इस तरीके से जाती है। इसके बाद ये है यहाँ पर कर्णपटल बच्चों, इस जगह पर कर्णपटल है, और एक है ये आंतरिक कर्ण बच्चों। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसमें काम होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब ध्वनि कान में प्रवेश करती है तो एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। यह ध्वनि से कंपन करती है। यह कंपन आंतरिक कर्ण तक
पहुंचते हैं और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है, इसको कर लेते हैं। कम से कम 5 प्रसिद्ध संगीतज्ञ भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांसुरी। बांसुरी वादक जो हैं बच्चों वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ये पुराने प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक हैं बच्चों। ठीक है, ये इधर लिख दिया है बच्चों मैंने, इधर इस साइड में लिखना था। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला के लिए प्रसिद्ध थे बच्चों। रविशंकर सितार के लिए प्रसिद्ध थे। अमन अली सरोद के लिए प्रसिद्ध थे और बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। बच्चों, आपने बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे। मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार कुछ वाद्य यंत्र लिख दिए हैं। आप भी अपने अनुसार अलग से भी लिख सकते हैं और अगर इनको लिखना चाहें तो इनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बांसुरी, तबला, ढोलक, शहनाई, मंजीरा, भपंगा, रावण, हत्ता, ये मैंने कुछ वाद्य यंत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे है बच्चों, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी यातायात के वाहन हैं, डीजे हैं, रसोई घर में बर्तन हैं, बच्चे हैं, ये हैं। ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। बच्चों, 2 स्लोगन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाएं, ध्वनि प्रदूषण का यही स्वभाव स्वास्थ्य पर डालता बुरा प्रभाव। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा फिनिश होता है बच्चों। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। राइटिंग तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ ही रही होगी बच्चों। यदि आपको राइटिंग अच्छी समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देखें, जिससे कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है लिखने में तो आप आसानी से लिख पाएंगे बच्चों। और बच्चों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो को लाइक तथा कमेंट भी किया करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो बच्चों आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। मैं आपके सवाल का जवाब 101% दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।